हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी की बुक गंगा का पाठ 3 संवादहीन। आज हम इस वीडियो में संवादहीन पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, कहानी में ताई और मिट्टू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक सही उत्तर होगा। पहला है परोपकार और त्याग, दूसरा है ममता और स्नेह, तीसरा है करुणा और क्रोध, अगला है जिज्ञासा और सहायता। तो इसमें से सही उत्तर है ख, ममता और स्नेह। तो कहानी में ताई और मिट्टू का संबंध ममता और स्नेह के भाव को दर्शाता है। तो पहले का है ख। इसी तरह अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जगन मास्टर द्वारा मिट्टू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना का मूल्य का संकेत देता है? ऑप्शन का अनुशासन और परंपरा, ख उदासीनता और सावधानी, ग आत्मगौरव और विद्रोह, घ करुणा और नैतिकता। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है घ, करुणा और नैतिकता। तो जगन मास्टर द्वारा मिट्टू को पिंजरे से बाहर निकालना करुणा और नैतिकता भावना या मूल्य का संकेत देता है। इसी तरह प्रश्न नंबर 3, मिट्टू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? का ऑप्शन है भोजन की खोज, ख प्रेम की आकांक्षा, ग स्वतंत्रता की चाह, घ पक्षियों में सम्मान की प्रकृति। तो सही उत्तर है ग, स्वतंत्रता की चाह। मिट्टू का उड़ जाना स्वतंत्रता की चाह विचार को प्रस्तुत करता है। वो स्वतंत्रता की चाह से ही उड़ा था क्योंकि उसे स्वतंत्रता चाहिए थी। इसी तरह अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन का सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आना, ऑप्शन ख परिवार से दूरी और संवाद का अभाव, ऑप्शन ग आर्थिक विपन्नता और निर्धनता, ऑप्शन घ मिट्टू के प्रति प्रेम और संवाद। तो सही उत्तर है ख, परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। तो ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था? परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। इसी तरह अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? ऑप्शन का मजदूरी, ऑप्शन ख कर्म परायणता, ऑप्शन ग अकेलापन, ऑप्शन घ संवाद धर्मिता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग अकेलापन। तो कहानी में मानव समाज में व्याप्त अकेलापन नामक विसंगति को उजागर किया गया है। इसी तरह आपके 1 से लेके 5 जो थे टिक मार्क वाले क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं, यानी बुक के क्वेश्चंस पे आते हैं जो चैप्टर के आपके। तो प्रश्न नंबर 1, भगवान कैसे नैया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही हैं? वह यह बात क्यों कह रही हैं? तो इसका उत्तर है भगवान कैसे नैया पार लगेगी। इस वाक्य में ताई अपनी जीवन नैया यानी जीवन की कठिन यात्रा की बात कर रही हैं। ताई के जीवन की परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं।
इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहले उनका घर परिवार धन संपत्ति और रौनक से भरा हुआ था। ऑप्शन सेकंड, अब वह पूरी तरह अकेली रह गई हैं। बेटे बहू शहर चले गए, बेटियां अपने घरों में व्यस्त हैं। पॉइंट 3, बड़ा घर सूना हो गया है और ताई के पास कोई सहारा या साथी नहीं बचा। पॉइंट 4, वृद्धावस्था में उन्हें अपने भविष्य और जीवन के बचे हुए समय की चिंता सताती है, इसलिए नैया पार लगाना यह जीवन की कठिनाइयों को पार लगाने का प्रतीक है। ताई यह वाक्य इसलिए कहती है क्योंकि वे अपने अकेलेपन, असहायता और भविष्य की चिंता से घिरी हुई हैं। यह वाक्य ताई के दुख, असुरक्षा और जीवन के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में जैसे बताया गया कि जो ताई के बेटे बहू थे वो शहर चले गए थे, बेटी अपने घरों में व्यस्त थी। पहले क्या था, ताई का परिवार पूरा भरा पूरा था और धन संपत्ति भी ज़्यादा थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन इसके बाद से उनके जीवन में क्या हो गया, वो अकेली रहने लगी। उनके जो जीवन में है दुख छा गया क्योंकि वह अकेले रहती थी। अपनी वृद्धावस्था यानी अपने बुढ़ापे में वो अपना जीवन अकेले काट रही थी और यह उनके लिए असुरक्षा भी था और उनके जीवन के प्रति चिंता भी थी। तो इस तरह हे भगवान कैसे नैया पार लगेगी, इसका जो कहना था ताई का अपने जीवन के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए था कि वो किस तरीके से कठिनाइयों को पार करेंगी। इसी तरह प्रश्न नंबर 2, धीरे धीरे सब पराए घर में चला गया। इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, धीरे धीरे सब पराए घर में चला गया। इस वाक्य में ताई के घर परिवार, संपत्ति और पूरे कारोबार के दूसरों के हाथों में चले जाने की घटना की ओर संकेत किया गया है। इसको भी हम पॉइंट वाइज समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पहले ताई का घर बहुत समृद्ध और भरा पूरा था। परिवार, नौकर चाकर, खेती बाड़ी सब कुछ था। सेकंड ऑप्शन जिसका पॉइंट है, लेकिन समय के साथ, इस सेकंड पॉइंट्स के भी ऑप्शन है, बेटे बहू शहर चले गए, बेटियां अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गईं और घर संभालने वाला कोई नहीं बचा। तो परिणाम स्वरूप खेती बाड़ी और अन्य काम दूसरों के हवाले हो गए। इस तरह ताई का अपना सब कुछ धीरे धीरे उनसे दूर होकर पराया हो गया। तो जैसे इसमें बताया गया कि पहले ताई का घर पूरा भरा पूरा था, बेटे बहू लड़कियां सब थे, नौकर चाकर थे, खेती बाड़ी थी, धन था, सब कुछ था। लेकिन उनके जाने के बाद बेटे बहू शहर बस गए थे और बेटियां अपने घरों में व्यस्त थी। ताई बिल्कुल अकेली थी, तो उनकी खेती बाड़ी और अन्य काम जो है दूसरों के हवाले हो गए। इस तरह ताई ने अपना सब कुछ क्या है धीरे धीरे उनसे पराया हो गया और दूसरों के हाथों में चला गया, यानी दूसरों के हवाले हो गया। इसी तरह प्रश्न नंबर 3, ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी, क्यों? उत्तर, ताई की सारी ममता मिट्टू पर इसलिए बरस पड़ी क्योंकि उनके जीवन में अपनापन और स्नेह पाने देने वाला कोई नहीं बचा था। पहले उनका परिवार बड़ा था, बेटे बहुएं बेटियां सब रहते थे साथ में, जिससे उनकी ममता स्वाभाविक रूप से बटी रहती थी। लेकिन समय के साथ सभी अपने अपने घर में, अपने अपने जीवन में व्यस्त होकर उनसे दूर हो गए और ताई अकेली रह गईं। इस अकेलेपन ने उनके भीतर की ममता को जैसे दबा दिया था। ऐसे में जब मिट्टू उनके जीवन में आया तो उन्हें एक ऐसा साथी मिल गया जिस पर वे अपना स्नेह लुटा सकें। मिट्टू उनकी बातों का जवाब देता था, उनसे जुड़ाव बनाता था, इसलिए ताई ने उसे बेटे की तरह अपनाकर अपनी सारी ममता उसी पर उड़ेल दी।
जैसे कि बताया गया है इसमें ताई के अकेलेपन को बताया गया है बार बार कि ताई कैसे अपनी वृद्धावस्था अकेलेपन में काट रही थी। इसी तरह पहले ताई का घर पूरा भरा पूरा था, बेटे भी थे, बहुएं भी थी और बेटियां भी थी। अब सभी की शादियां हो गई, बेटे और बहू जो है के शहर चले गए थे, वहीं रहने लगे वो, और जो बेटियां हैं वो अपनी अपनी गृहस्थियों में व्यस्त हो गईं। और ताई के पास कोई नहीं था जिस पर वो अपनी ममता उड़ेल सके। जैसे पहले वो अपने बेटे बहू बेटियों पर अपनी ममता देती थी उन्हें, लेकिन उनके पास कोई नहीं बचा तो उनकी ममता को क्या है जैसे दब गई। फिर जैसे ही मिट्ठू उनके जीवन में आया तो उन्होंने उसे क्या है अपना प्रेम दिया, अपनी ममता दी, है ना। ताई की ममता वापस आ गई और उसे अपने बेटे की तरह रखने लगी। अब मिट्ठू भी क्या है एक पक्षी होकर भी ताई से लगाव बनाने लगा, उनकी बातों के जवाब देता, उनसे जुड़ा रहता था। इसलिए ताई ने उसे बेटे की तरह अपनाया और सारी ममता जो है अपनी उस पर उड़ेल दी, क्योंकि ताई के पास उनका कोई नहीं था। और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उनके पास कौन आया? मिट्ठू आया। तो इसलिए इन्होंने मिट्ठू पर प्यार अपना उड़ेल दिया, सारा अपनी ममता उड़ेल दी। इसी तरह प्रश्न नंबर 4। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चलता है? अब इसका उत्तर है इस वाक्य से ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण स्पष्ट होते हैं। यानी कि इस वाक्य से जो ताई का जो व्यक्तित्व है इसमें अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पहले ताई अपने लिए चूल्हा जलाने में भी आलस्य करती थी और जीवन के प्रति कुछ उदासीन सी हो गई थी, लेकिन मिट्ठू के आने के बाद उनमें जिम्मेदारी, सक्रियता और लगाव बढ़ गया। अब वह उसके भोजन का विशेष ध्यान रखने लगी, इसलिए उन्हें आसपास के खेतों और पेड़ों की जानकारी रहने लगी कि कहाँ से क्या मिल सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि ताई अब सजग, कर्मठ और संवेदनशील हो गई हैं। मिट्ठू के प्रति प्रेम ने उनके जीवन में फिर से उत्साह और उद्देश्य भर दिया, जिससे उनका निष्क्रिय और अकेलापन जीवन बदलकर सक्रिय और अर्थपूर्ण हो गया। पहले क्या है, ताई आलस्य करती थी क्योंकि वो अकेली रहती थी, वो अपने लिए चूल्हा जलाने में भी एकदम उदासीन सी रहती थी कि मैं ये सब क्यों करूं, है ना। उनको अपने जीवन से कुछ ज़्यादा लगाव ही नहीं रहा था क्योंकि उनका जीवन अकेलेपन में घिर गया था। लेकिन जब से उनके जीवन में कौन आया? मिट्ठू आया, तो उसके प्रति वो एकदम सजग, कर्मठ, यानी कि उसके लिए एकदम उसकी ताई को फिक्र होने लगी और उसके लिए एकदम ताई काम करने लगी, एकदम सजग होने लगी और संवेदनशील भी। मिट्ठू के लिए उनके मन में प्रेम बढ़ने लगा। फिर उसके खाने पीने का भी ध्यान रखा क्योंकि ताई उसको कैसे रखती थी? अपने बेटे की तरह। तो वह हर चीज़ का ध्यान रखती थी, पहले से पहले सब कुछ काम तैयार कर लिया करती थी क्योंकि उन्हें मिट्ठू की बहुत फिक्र थी। इस तरह ताई का जीवन बदला और वह आसपास के खेतों में फसल से आए अमरूदों की और पेड़ों पे जो अमरूद हैं, हरी मिर्चों के जो पौधे वगैरह हैं, सबका ध्यान रखती थी क्योंकि उन्हें मिट्ठू के लिए सब चीज़ें चाहिए थी। तो इस तरह क्या है, उनका जीवन बदल गया, निष्क्रिय और अर्थपूर्ण हो गया था और उनके जीवन में फिर से उद्देश्य भर गया था, उत्साह भर गया था कि उन्हें मिट्ठू के लिए जीना है, उनके लिए मिट्ठू ही उनका सब कुछ है। इस तरह ताई का जीवन बदला। अब इसी तरह प्रश्न नंबर 5। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था? कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब आपको इस प्रश्न में क्या बताना है कि जगन मास्टर जो है वो उनका व्यक्तित्व कैसा था और वह किस मिजाज के आदमी थे, और उदाहरणों के माध्यम से हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए अब उत्तर पे आते हैं। तो इसका उत्तर है जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। से पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व स्वतंत्र विचारों वाला, सिद्धांतवादी और संवेदनशील था। वे ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते थे और किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे।
सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब उन्होंने मिट्ठू को पिंजरे में बंद देखा तो उन्हें उसकी स्थिति पर दया आई। उन्होंने इसे अनैतिक मानते हुए पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया ताकि मिट्ठू खुली हवा में सांस ले सके। वे बार बार उसे बाहर आने का अवसर देते थे, जिससे उनकी करुणा और नैतिकता झलकती है। साथ ही वे अपनी पत्नी के निर्णय से असहमत होते हुए भी झगड़ा नहीं करते, जिससे उनका शांत और सहनशील स्वभाव भी स्पष्ट होता है। अब यहाँ जो जगन मास्टर है वो स्वतंत्रतापूर्ण आदमी थे और नैतिकता से भरे हुए थे और एकदम संवेदनशील थे। वो स्वतंत्रता को ही सब कुछ मानते थे। लेकिन जब उन्होंने क्या करा, मिट्ठू के पिंजरे को बंद देखा तो उन्हें उसकी मिट्ठू की स्थिति पर क्या आई, दया आई, यानी तरस आया। और उन्होंने इसे अनैतिक मानते हुए पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया कि इसे बंदिश में क्यों रखना, इसे भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एकदम खुले विचार के व्यक्ति थे। अब मिट्ठू को वो ये चाहते थे कि मिट्ठू खुली हवा में सांस ले सके, इसलिए वे बार बार उसे बाहर आने का अवसर देते थे। इससे क्या होता था, उनकी करुणा और नैतिकता ही झलकती थी। अच्छा, अब इससे दूसरी बात पता लगती है कि जब भी उनकी पत्नी के निर्णय से वे असहमत होते थे, यानी कि उन्हें उनका निर्णय अगर पसंद नहीं आता था, तब भी वे उनसे झगड़ा नहीं करते थे, जिससे वे शांत और संवेदनशील स्वभाव के थे। तो इससे उनका शांत और संवेदनशील स्वभाव भी स्पष्ट होता है कि जगन मास्टर एकदम खुले मिजाज के आदमी थे। इसी तरह अब प्रश्न नंबर 6, कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? ताई, जगन मास्टर, मिट्ठू या नया तोता? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब ये जो हमारा संवादहीन पार्ट है, ये कहानी का हमारा शीर्षक है, तो ये किसके लिए अधिक सार्थक प्रतीत होता है कि हाँ भाई ये इसी के लिए बना है? तो हमें सारे इसमें पात्र दिए हुए हैं, यानी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, यानी ताई के लिए या जगन मास्टर के लिए, मिट्ठू के लिए या नए तोते के लिए। तो हमें इसमें से बताना है। तो इसका उत्तर है, कहानी का शीर्षक संवादहीन सबसे अधिक ताई के लिए सार्थक प्रतीत होता है। ताई का पूरा जीवन इसी संवादहीनता की पीड़ा को दर्शाता है। पहले उनका घर परिवार से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ बेटे बहू शहर चले गए और बेटियां अपने घरों में व्यस्त हो गईं, जिससे ताई पूरी तरह अकेली और बातचीत से वंचित रह गईं। उनका बड़ा घर सूना हो गया और वह भीतर से टूटने लगी। मिट्ठू के आने पर उन्हें एक साथी मिला, जिससे उनका अकेलापन कम हुआ, लेकिन अंत में उसके उड़ जाने से वह फिर उसी संवादहीन स्थिति में लौट आती हैं। इसलिए ताई के जीवन में संवाद की कमी ही मुख्य समस्या है, जिससे शीर्षक सबसे अधिक उन्हीं पर लागू होता है। तो इससे पता लगता है कि जो संवादहीन कहानी का शीर्षक है वो ताई के लिए सार्थक है एकदम, क्योंकि ताई ने अपना पूरा जीवन क्या है, संवादहीनता में बिता दिया। पहले उनका घर परिवार से भरा हुआ था, खेत खलियान थे, धन था, परिवार था उनका, नौकर चाकर थे और पूरा बड़ा घर था उनका। लेकिन बेटे बहू शहर बस गए, बेटियां अपने घरों में व्यस्त हो गई शादी के बाद। तो ताई का जीवन फिर से एकदम अकेलापन में छा गया और संवादहीन वह फिर से हो गई। अब वो इस सूने घर में अकेलेपन से रहती थी, उनसे कोई बात करने वाला नहीं था, उनके साथ कोई रहने वाला नहीं था। लेकिन मिट्ठू के आने के बाद से उनका जीवन में वापस सूनापन दूर हटा और वह उसी में अपना जीवन व्यतीत करने लगी, क्योंकि वो उसे अपना बेटा मानती थी। अपनी सारी ममता वो मिट्ठू पर ही लौटाती थी। लेकिन मिट्ठू के उड़ जाने पर वापस से जो ताई का जीवन क्या है, संवादहीन स्थिति में लौट आया, क्योंकि फिर से उनके पास अपना उनका कोई नहीं था। वे बिल्कुल अकेलेपन की जिंदगी जी रही थी। इसलिए ताई के जीवन में संवाद की कमी मुख्य रूप से झलकती है। इसलिए सबसे जो ज़्यादा शीर्षक है वो सबसे अधिक ताई पर ही लागू होता है। इसी तरह प्रश्न नंबर 7, अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बड़े से घर को सूना खंडहर क्यों कहा गया होगा? अब इसमें किन्हीं दो प्राणियों की बात हो रही है कि गांव के बीचों बीच स्थित बड़े घर के उस
सूने खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए हैं। अब इसमें बताना है कि ताई के बड़े से घर को सूना खंडर क्यों कहा गया होगा। तो इसका उत्तर है ताई के बड़े घर को सूना खंडर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ अब जीवन, रौनक और पारिवारिक गतिविधियाँ समाप्त हो चुकी थीं। पहले वही घर लोगों, रिश्तों, त्योहारों और खुशियों से भरा रहता था, लेकिन समय के साथ सब बिखर गया। बेटे बहू शहर चले गए, बेटियां अपने घरों में व्यस्त हो गईं और नौकर चाकर भी चले गए। परिणाम स्वरूप इतना बड़ा घर होते हुए भी वहाँ कोई रहने वाला या बातचीत करने वाला नहीं बचा। दीवारें तो खड़ी हैं पर उनमें पहले जैसी जीवंतता नहीं रही। इसलिए वह घर बाहर से बड़ा और मजबूत होते हुए भी अंदर से उजड़ा हुआ, निर्जीव और वीरान लगने लगा, जिसे सूना खंडर कहा गया। अब इसमें जो है ताई के बड़े से घर को सूना खंडर इसलिए कहा गया है कि पहले तो उनका परिवार था, नौकर चाकर था, रौनकें थी, त्योहार मनाते थे, खुशियाँ थी, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलकर रहते थे, बातचीत करते थे। उस घर में लोग तो थे, लेकिन बेटे और बहू शहर चले गए थे और क्या है, बेटियाँ अपने घरों में व्यस्त हो गई थी और नौकर चाकर भी चले गए थे। सारा काम रुक गया, सारी रौनकें समाप्त हो गई थी और उस घर में क्या है, एकदम उदासी सी छा गई थी। एकदम वीरान और उजड़ा हुआ घर सा वो हो गया था, इसलिए उसे सूना खंडर कहा है। क्योंकि घर बाहर से तो बड़ा और मजबूत दिखाई देता था, लेकिन अंदर से क्या है, बिल्कुल वीरान, सूना और निर्जीव था, क्योंकि वहाँ ताई के अलावा और कोई भी नहीं था। जहाँ पारिवारिक गतिविधियाँ हो, खुशियाँ हो, हंसी मजाक हो, त्योहार मनाए जाएं, सब कुछ हो जो परिवार लगे, घर लगे, लेकिन वहाँ क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए घर को क्या कहा गया है, वीरान, सूना खंडर कहा गया है ताई के बड़े से घर को। इसी तरह अब कुछ और प्रश्न पे आ जाते हैं हम, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी और आपके बुक्स के ही क्वेश्चन है ये, आपके चैप्टर के। तो प्रश्न नंबर 1, कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाज़ों की सांकलें ठोकर देखती। ताई की तरह जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती है। अब इसका उत्तर है, जब हम अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु की चिंता मन में बार बार उठती है। जैसे ताई को मिट्ठू की चिंता रहती थी, उसी तरह मुझे भी अपने घर वाले या किसी खास चीज़ की याद सताती है। मन में सवाल आते रहते हैं, सब ठीक होगा या नहीं, किसी को मेरी ज़रूरत तो नहीं होगी, या मेरी चीज़ सुरक्षित है या नहीं। यह चिंता कभी कभी ध्यान भटका देती है और हम पूरी तरह किसी काम में मन नहीं लगा पाते। ऐसी स्थिति में बार बार फ़ोन करने या जल्दी वापस लौटने की इच्छा होती है। इससे पता चलता है कि हमारा जुड़ाव कितना गहरा और हम अपने लोगों या चीज़ों के प्रति कितने जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अब जैसे ताई है अपने सूने घर में, अगर उन्हें कोई गांव से न्योता या कुछ आता था, वो जाती थी तो वो बार बार क्या है, दरवाजे और खिड़कियों से देखती थी अपने घर को, और उन्हें मिट्ठू की भी याद सताती थी कि मिट्ठू कैसा होगा, वो ठीक तो होगा। इसी तरह अब आप लोग भी हैं या हम भी हैं, यदि हमारे जीवन से जुड़ी कोई चीज़ होती है जो हमें बहुत प्रिय है, बहुत पसंद होती है, हम कहीं आ जाते हैं उसे छोड़कर, तो बार बार हमारे मन में उसी के लिए बातें चलती हैं, सवाल होते हैं। इस तरह क्या है, बार बार हम वहाँ फ़ोन करने की या जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं कि भाई उसे कुछ हो ना जाए चीज़ को, या उसे कोई और ना ले ले, हमारे पास ही रहे। तो इससे क्या है कि हमारा जुड़ाव कितना गहरा है उस चीज़ को लेके या लोगों को लेके, इसके प्रति जिम्मेदार और हमारी भावनात्मक रूप से हम जुड़े होते हैं, ये सब हमारे इससे पता लगती है। इसी तरह अगला प्रश्न है, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं? अपने किसी अनुभव का वर्णन करते हुए लिखिए। अब इसका उत्तर है, हाँ, मैं मानता हूँ कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं। वह भी खुशी, दुख, डर और लगाव महसूस करते हैं। मेरे अनुभव में हमारे घर के पास एक कुत्ता रहता था। जब भी मैं स्कूल से लौटता, वह मुझे देखकर पूंछ हिलाने लगता
और मेरे पास आकर बैठ जाता। अगर मैं उसे कुछ दिन ना दिखूं तो कुछ उदास सा दिखता और मुझे देखते ही ज़्यादा उत्साहित हो जाता। अब इसमें क्या है, जो हमारे पशु पक्षी हैं, हमारे अन्य प्राणी हैं, उनमें भी क्या है, संवेदनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं उनमें भी। वह भी खुशी, दुख, डर और लगाव महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। या अगर आप कोई तोता, बिल्ली या कुत्ता कोई भी जानवर पाल लो, तो अगर ये तो मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया, आप अपनी ज़िंदगी से उन्हें जोड़ते हैं तो उन्हें भी आपसे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। अगर आप उन्हें ना दिखो तो वो उदास हो जाते हैं, आपको ढूंढते हैं। अगर आप उनके साथ रहते, उन्हें दिखते हो तो ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और खुशी खुशी प्रेम से रहते हैं। तो यहाँ भी बताया गया कि मेरे अनुभव में हमारे घर के पास एक कुत्ता रहता था कि जब भी मैं स्कूल से लौटता वो मुझे देखकर पूँछ हिलाने लगता और मेरे पास आकर बैठ जाता था, क्योंकि वहाँ पर उसे कैसी संवेदना होती थी, उसे खुशी होती थी, उसे प्रेम दिखता था। अगर मैं उसे कुछ दिन नहीं दिखूँ तो वो उदास सा दिखता था और मुझे देखते ही वो दोबारा से उत्साहित हो जाता था। तो इस तरह क्या पता लगता है कि भाई पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं यानी फीलिंग्स होती हैं, वो भी प्राणी हैं, उनमें भी संवेदना यानी फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं। इसी तरह एक बार वह बीमार हो गया तो वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और खाना भी कम खाने लगा। इससे साफ लगा कि उसे भी दर्द और परेशानी का एहसास होता है। इस अनुभव से मुझे विश्वास हो गया कि पशु पक्षियों में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं। अब आप देखते हो कि भाई कोई भी पशु पक्षी है, यदि वह बीमार होता है या उसे चोट लगती है तो वो चुपचाप रहता है, लेकिन वो अपनी भाषा में किसी को बता नहीं पाता, तो वो खाना ही कम खाने लगता है। इससे क्या है, उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको दिया कि एक बार वह बीमार हो गया तो चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और खाना भी कम खाने लगा। इससे साफ पता लगा कि उसे भी दर्द और परेशानी का एहसास होता है। इस अनुभव से मुझे विश्वास हो गया कि पशु पक्षियों में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं। तो इस तरह क्या है, इसमें बताया गया है कि पशु पक्षियों में भी भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी परेशानी होती है, उनमें भी भाई जीवन होता है, उन्हें भी हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। इसी तरह अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं, तर्क सहित अपने विचार लिखिए। अब वहाँ पर गणपत है, उसने एक सुझाव दिया कि मिट्ठू के ही तरह उसकी सेम शक्ल का, सेम रंग का एकदम ऐसा ही तोता लेकर ताई को दे दिया जाए, जिससे ताई को भ्रम में रखा जा सके कि हाँ भाई उनका मिट्ठू वापस उनके पास आ गया है। तो ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं, आपको इसमें अपना उत्तर देना है। तो इसका उत्तर है, तो अब इस प्रश्न का उत्तर है, मेरे विचार से ताई को भ्रम में रखना पूरी तरह उचित नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखकर यह निर्णय कुछ हद तक समझ में आता है। गणपत और अन्य लोग जानते थे कि ताई मिट्ठू से बहुत अधिक जुड़ी हुई हैं और उसके उड़ जाने का सच उन्हें गहरा आघात पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने उसे दुख से बचाने के लिए ऐसा उपाय सोचा। परंतु किसी को लंबे समय तक भ्रम में रखना सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि सत्य छिपाने से विश्वास टूट सकता है। बेहतर होता है कि ताई को धीरे धीरे सच बताया जाता और उन्हें मानसिक रूप से संभाला जाता। इसलिए यह निर्णय संवेदनात्मक रूप से सही, लेकिन नैतिक रूप से पूरी तरह उचित नहीं कहा जा सकता है। अब जो एक गणपत ने सुझाव दिया था कि भाई सेम शक्ल जैसा, मिट्ठू जैसा सेम तोता ताई के पास पहुंचा दें और ताई को इस भ्रम में रखें कि यहाँ पर उनका मिट्ठू उनके पास आ चुका है। लेकिन ताई की क्या है, फीलिंग्स मिट्ठू से जुड़ी थी। जैसे मैंने आपको बताया, पाठ में भी आपको बताया था कि जो ताई का पहले परिवार पूरा भरा पूरा था, लेकिन उनके बेटे बहु शहर बस गए, उनकी बेटी अपने घरों में व्यस्त हो गई, नौकर चाकर भी चले गए। ताई का बड़ा सा घर एकदम सूना रहने लगा, क्योंकि वहाँ पे ताई के अलावा कोई भी नहीं था। तो ताई के जीवन में मिट्ठू आया तो ताई ने अपनी सारी ममता क्या है, मिट्ठू पर लुटाई, मिट्ठू का ध्यान रखने लगी, मिट्ठू से वो एकदम अटैच हो गई, यानी कि मिट्ठू से एकदम जुड़ गई। अब मिट्ठू का उड़ जाना, यह बात ताई को बहुत ही आघात दे सकता था, बहुत ही कठिनाई दे सकता था, जिससे कि ताई मानसिक रूप से भी बहुत पीड़ित हो सकती थी। उन्हें बहुत गहरा सदमा लग सकता था कि उनके पास एक उनका मिट्ठू था जो वो भी उनसे दूर चला गया। तो ये जो है
भ्रम में रखना ताई को कुछ तरीके से सही भी माना जाता है, लेकिन कुछ तरीके से गलत भी, क्योंकि सत्य यानी सच छुपाने से विश्वास टूटता है, वो ज़्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि सच तो सामने आना ही होता है। तो बेहतर होता है कि ताई को धीरे धीरे सच बताकर संभाला जा सकता था। लेकिन यह जो निर्णय संवेदन रूप से सही था कि भाई उनकी फीलिंग्स है, हर्ट ना हो, उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो, तो उनको भ्रम में रखना ठीक भी था। लेकिन नैतिक रूप से उनके विश्वास को तोड़ना, उनके साथ में ऐसे करना, वो बहुत गलत था। तो दोनों ही रूप से सही और गलत हो सकता है ये। इसी तरह प्रश्न नंबर 4, ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और? उस अनुभव को लिखिए। उत्तर, हाँ, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ सोचा और हुआ कुछ और। एक बार मैंने स्कूल की परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे बहुत अच्छे अंक आएंगे। मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं कक्षा में सबसे आगे रहूँगा, लेकिन जब परिणाम आया तो मेरे अंक मेरी उम्मीद से कम थे। उस समय मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। बाद में मुझे समझ आया कि केवल उम्मीद करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि और मेहनत और सही तैयारी की ज़रूरत होती है। इस अनुभव से मैंने सीखा कि जीवन में हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, इसलिए हमें इस परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसमें क्या है कि जैसा सोचो वैसा होता नहीं है। मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर बताया है। अब ऐसे ही अगला प्रश्न है, मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने आसपास से उदाहरण भी दीजिए। अब उत्तर है हाँ, प्राणी सचमुच पिंजरे या सीमित वातावरण में रहने के आदी हो सकते हैं। जब किसी जीव को लंबे समय तक एक ही जगह पर रखा जाता है तो वह उसी को अपना सुरक्षित संसार मानने लगता है और बाहर जाने से डरता है। मेरे आसपास एक पालतू पक्षी था जो कई वर्षों तक पिंजरे में रहा। एक बार उसका पिंजरा खुला रह गया, फिर भी वह बाहर नहीं निकला, बल्कि अंदर ही बैठा रहा। उसे खुली उड़ान की आदत नहीं रही थी। इसी तरह कुछ पालतू जानवर भी घर के बाहर रहने से घबराते हैं। इससे पता चलता है कि आदत और वातावरण किसी भी प्राणी के व्यवहार को बदल सकता है और वह सीमित जीवन को भी अपना सकता है। अब क्या है, जब कोई भी प्राणी उसे लंबे समय तक आप पिंजरे में रखोगे तो उसे वो वहीं अपना सुरक्षित संसार मानेगा, क्योंकि उसे खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सही वातावरण भी मिल रहा है, जो उसका ठीक से पालन पोषण हो रहा है। तो फिर बाद में अगर पिंजरा खुला भी रहे तो भी वह भागने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो उसी को अपना सुरक्षित स्थान, अपना संसार मान बैठेगा। तो इस तरह कुछ पालतू जानवर भी घर के बाहर जाने से घबराते हैं। इससे पता लगता है कि आदत और वातावरण किसी भी प्राणी के व्यवहार को बदल देते हैं और वह सीमित जीवन को ही अपना सब मानते हैं कि भाई मेरे पास जो भी है वो बहुत है। तो इस तरह ये हैं संवादहीन पाठ के प्रश्नोत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।